झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए जारी की गई मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 4 वीडियो जो कि क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान संबंधित है। इनके टोटल 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अतः हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। बस ध्यान देंगे कि मान लीजिए ये है हमारा परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है ना, ये परावर्तित किरण है। अब बताएंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 90 डिग्री। ओके, टोटल है 90 डिग्री। तो परावर्तन कोण केवल पूछा है तो परावर्तन कोण ये वाला केवल हो जाएगा। अब बताइए टोटल यदि है 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बात समझ में, तो ये आधा जो होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होता है तो दोनों जब इक्वल होगा तो दोनों 45 डिग्री का होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न है, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। समझिए क्वेश्चन, ध्रुव यानी P, ठीक है, मान लीजिए ये है, ये हमारा P हुआ, ध्रुव हो गया। और क्या बोला है, वक्रता केंद्र, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है वक्रता केंद्र। तो C और P को मिलाने वाली जो रेखा है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड प्रश्न, एक मिनट रुकिए। थर्ड प्रश्न है, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आर बराबर होता है 2f, अर्थात 2 गुने एफ का वैल्यू है 16, तो 16 दूना 32 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न ध्यान से देखें, किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि उसका सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अवतल दर्पण में छह कंडीशन है, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो 6 कंडीशन में से जो अंतिम कंडीशन होता है जिसमें कि आवर्धन, प्रतिबिंब आवर्धन होता है, अर्थात बड़ा होता है, आवर्धित होता है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ये मान लीजिए है अवतल दर्पण। क्या है ये, अवतल दर्पण। ठीक है, इस टाइप से ना, ये हमारा P होगा, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C होगा। तो वस्तु यदि हम P और F के बीच में रखेंगे, ठीक है ना, कहाँ पर रखेंगे, P और F के बीच में रखेंगे, तो देखो कैसे करके जाता है। ये किरण जा भी रहा है, यहाँ से रिटर्न होकर वापस आ जाता है, C से होकर गुजरेगा, और ये कहाँ से गुजरेगा, तो इधर से इसको डॉट डॉट से मिला देंगे, और एक जो यहाँ से कहाँ से गुजरेगा, ये ध्रुव से होकर ध्रुव में आएगा, P में आएगा, और ये इस टाइप से रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसको भी डॉट डॉट से मिला देंगे, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया P और F के बीच में यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है और सीधा बन रहा है। बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में सभी उल्टा बनेगा और वास्तविक होंगे। ये जो सीधा होता है वो आभासी होता है। ओके, तो वस्तु को P और F के बीच में कहीं पर रखने के पश्चात होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण पूछ रहा है,
दोस्तों तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। तो गाड़ी के साइड मिरर इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल और अवतल का यूज करते हैं, लेकिन विज्ञान मानता है कि क्या चेहरा देखने के लिए अवतल। सूक्ष्मदर्शी में तो उत्तल लेंस का यूज होता है, दर्पण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर देखेंगे। देखिए, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से खूब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? क्वेश्चन है कि यदि जल में हम लोग सिक्का को डाल देंगे तो सिक्का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि विरल से सघन में जैसे ही प्रकाश की किरणें पहुंचती तो मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, और यदि सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती हैं, इसलिए इसकी वास्तविक स्थिति मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रकाशी केंद्र से जो प्रकाश किरणें होती हैं मुख्य पथ से विचलित कभी नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यह क्या करता है कि प्रकाशी किरणों को एक जगह पर एकत्रित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा कितनी जानी चाहिए वो पुपिल करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। समान नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 25 मीटर नहीं लगाइएगा, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु के लिए, और दूर बिंदु बोलेगा तब अनंत होगा। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ये एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दैट इज इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जरा दूरदृष्टता होने के क्या कारण है? देखिए, दृष्टि दोष 3 प्रकार के सामान्यता होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टता। तो जरा दूरदृष्टता होने का मुख्य कारण क्या है? समंजन क्षमता का घट जाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अभिनेत्र लेंस की क्षमता पूछ रहा है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। नेत्र की समंजन क्षमता, अर्थात ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? संतुलित इसमें से कौन है वो चीज बताना है। तो हम लोग संतुलित के लिए हम लोग क्या करते हैं? परमाणु संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ Fe का नीचे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इधर देखिए Fe3 आ गई, यहाँ देखिए तीर निशान दाई तरफ देखिए, Fe3 खत्म हो गया, नहीं संतुलित है। यहाँ 3 Fe है और इधर Fe3 बिल्कुल मिल रहा है ना। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर H2 है, इधर H2 में कितना आ जा रहा है? देखिए 4 दूना 8 हो जा रहा है, इधर केवल H2 है, ये भी खत्म हो गया। सी नंबर देखेंगे 3Fe, Fe3 बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पर O4 यहाँ पर है, तो O का 4, ये 4 है, H2 के लिए भी है और O के लिए भी 4 है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन इसमें 4 दूना 8 हो रहा है, इसमें भी 4 दूना 8। इसका आंसर सी हो जाएगा, डी देखने की जरूरत ही नहीं है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। उपचयन और अपचयन को पहचानना है। तो हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कि उपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और अपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो और जो भी आंसर हमारा मिलेगा वो किधर मिलेगा? तीर निशान के बाएं तरफ, अर्थात अभिकारक की तरफ आंसर लेना है। उत्पाद की तरफ कभी भी आंसर नहीं लेना है, ठीक है ना। देखिए H2 यहाँ पर अभी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन मिल गया,
अर्थात किसके साथ मिला, H2 के साथ मिला, H2 के साथ मिला, H2 हमारा उपचयित पदार्थ हो जाएगा। और यहाँ पर जो अभी देखिए यहाँ पर CuO, यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन इधर आकर देखिए हट गया, केवल Cu यहाँ पर बचा, हट गया, तो इसका अपचयित हुआ। तो इसका मतलब हो गया अपचयन में हो जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड और उपचयन में हो जाएगा H2। देखिए H2CuO, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, CH4 ये हमारा मीथेन का सूत्र है, प्लस 2O2, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। देखिए यहाँ पर देखिए अभिकारक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ है और उत्पाद में भी दो या 2 से अधिक पदार्थ है, लेकिन उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उसमें उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और ऊष्मा शोषण क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 नंबर बोलता है ए यहाँ पर खाली जगह हो गया, प्लस अम्ल, मतलब एक जगह हम कौन से पदार्थ को रखेंगे और उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अम्ल तो अम्ल से अभिक्रिया कभी नहीं करेगा, लवण कभी नहीं आएगा। क्षार को बैठाने से तो लवण बनता है, लेकिन अम्ल और क्षारक मिलकर के क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, CO2 नहीं बनाता, याद रखेंगे। आई बात समझ में। और क्षारक मतलब क्षारीय हो गया, जल में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। ये कार्बोनेट ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कार्बोनेट होता है उसको हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है और जल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो पाएगा, लाल नहीं होगा। नीला से अगर लाल होता है, ठीक है, नीला से लाल होगा, दैट जो अम्ल होगा, क्या होगा वो, अम्ल। और यदि लाल से नीला होगा तब वो क्षारक होगा। तो बोल रहा है कि नीला से लाल कौन नहीं होगा, जो क्षारक होगा वही नहीं करने सकेगा। तो नीला से लाल, क्योंकि नीला से लाल करने वाला सब तो अम्ल होता है, तो नीला से लाल नहीं हो पाएगा किस में डालने पर, NaOH में डालने पर, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। मेरे साथियों, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के रूप में अणु का उपस्थित होना। तो यहाँ पर NaCl है, इसके बाद यहाँ पर H2O नहीं है, H2O पहले अगर अणु के रूप में रहेगा तो वो हमारा क्रिस्टलन का जल होता है। ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5H2O यही हमारा क्रिस्टलन का जल का अणु है, 5 है ना आगे, तो 5, यानी क्रिस्टलन का जल वाला कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेंगे, जल के स्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा का सूत्र कौन होगा, ये तो NaCl साधारण नमक, Na2CO3, यहाँ पर 2 छूटा हुआ है, Na2CO3 होगा आंसर, याद रखेंगे, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही हमारा स्थायी कठोरता दूर करता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, देखिए प्रश्न है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए मेरे भाइयों, ABCD का pH मान क्रमशः दिया हुआ, A का pH मान 2 है और B का है 4 और C का है 7 और D का है 14। यह पदार्थ, इस पदार्थ में कौन क्षारक है, तो क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। देखिए 7 से कम रहेगा तो अम्ल, ये दोनों अम्ल को, 7 रहेगा तो उदासीन यानी जल,
और 14 हो गया तो हमारा क्षारक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए चित्र में क्या दिखा रहा है, ध्यान देखेंगे। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए सूर्य का प्रकाश है और यहाँ चाइना डिश है या बर्तन, और यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, अर्थात AgCl। AgCl जब सूर्य का प्रकाश हम लोग देंगे यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक के रूप में, तो क्या बनेगा? Ag अलग हो जाएगा और प्लस Cl2 हो जाएगा। तो इसको संतुलित करेंगे, 2 यहाँ देना पड़ जाएगा, यहाँ पर 2 देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? Ag प्लस Cl2 अलग अलग हुआ ना सूर्य प्रकाश में। तो ऐसी अभिक्रिया देखिए, अभिकारक में एकल पदार्थ है और उत्पाद में 2 पदार्थ है, इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया अपघटन होगा। देखिए वियोजन, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए, में है मेरे भाइयों, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि हमारे शरीर में भोजन पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये है संवहन उत्तक। कौन है? संवहन उत्तक इज राइट आंसर होगा मेरे भाइयों एवं बहनों, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? जल की आवश्यकता होती है, CO2 की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट वहां से उत्पादन होता है। ओके, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य एक प्रकार विषम पोषी पोषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। परजीवी पोषण, दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाला है मनुष्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 तो 29 में देखेंगे 29 का आंसर क्या होगा, बोलिए। प्रश्न है कि वसक पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? तो वसक पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। यदि आपको प्रश्न पूछता कि प्रोटीन के पाचन के लिए, तब होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो 29 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है पायरुवेट का विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? जब पत्तियां भोजन तैयार कर लेती है तो उसे फ्लोएम उत्तक विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 32 में है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? अस्तित्व पूछा है, मतलब आने वाले पीढ़ी को बचाए रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है ना, यानी जन्म देना, जनन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए प्रश्न बोलता है, चित्र में किस प्रकार का जनन दर्शाता है? बताइए, इसमें किस प्रकार का जनन दर्शा रहा है, बोलिए तो क्या होगा इसमें, समझ में आ गई? तो इसमें जो होगा वो वर्धी प्रजनन होगा, अर्थात कायिक प्रवर्धन होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रायोफिल्म के पत्ती याद रखेंगे, इसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। ठीक है, प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 में है मेरे दोस्तों, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब अर्थात डिम वाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल विद्युत संयंत्र यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये तो गलत है। सत्य पूछा है ना, ये तो नवीकरणीय हो जाएगा। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ये भी गलत है। इस यंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है, ये सही है। इसमें गोबर गैस का उपयोग होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
37, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं है? सीमाएं मतलब उसकी हानि पूछ रहा है, क्या हानि है या फिर क्या दोष है सौर सेल के उपयोग में। इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ज़्यादा खर्च नहीं होता है इसमें। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यह अत्यधिक महंगा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कि अत्यधिक महंगा है, यही इसके लिए सीमाएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि अत्यधिक महंगा है, इसकी क्या हो गया, सीमाएं हो गया, है ना, क्या हो गया ये, सीमाएं हो गया, मतलब इसका दोष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? लो, अबर है नाभिकीय ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, ठीक है ना। इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन बहुत अधिक होता है और नाभिकीय भंडारण समस्या उत्पन्न होती है, ये भी होती है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा, सी, ठीक है ना, सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 39 प्रश्न। दोस्तों यदि हमारे चैनल में आप नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही लाइक करना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा कौन होगा? सीएनजी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। लास्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? जीवाश्म ईंधन अर्थात जैसे कोयला का उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये होता है तापीय विद्युत संयंत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत नहीं होता, भूतापीय नहीं होता, नाभिकीय नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे टोटल 40 प्रश्न यही एंड होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।